देखो, लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब वो लास्ट क्लास में हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं किए थे, बस बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए थे। और बेसिक इंट्रोडक्शन में हम आप लोग को क्या बताए थे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हम बताए थे कि क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट किए थे जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वैसे तो एक्सेप्टेड नहीं है, पर भी हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। और हम आप लोग को बताए थे कि डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी में टोटल कितने पॉस्टुलेट थे, 4 पॉस्टुलेट। और वो 4 पॉस्टुलेट कौन कौन सा था? ठीक है, एक था कि एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको हम लोग फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा हम आप लोग को बताए थे कि सिमिलर एलिमेंट का एटम जो होता है वो सिमिलर होता है बट वो डिफरेंट होता है दूसरे एलिमेंट के एटम से। ठीक है। तीसरा पॉइंट हम आप लोग को ये बताए थे कि जब भी एलिमेंट आपस में जुड़ करके कंपाउंड बनाते हैं वो हमेशा सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं। और चौथा पोस्टुलेट ये था कि हम लोग एटम को कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। बट आगे चल करके ये सारा पोस्टुलेट हो गया था डिस्कार्ड। ठीक है, क्योंकि आगे चल करके हमको पता चला था कि एटम को हम लोग फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। पहला बात ये बताए थे आप लोग को। दूसरा हम आप लोग को ये भी बताए थे कि जो सिमिलर एलिमेंट का एटम होता है वो डिसिमिलर हो सकता है। किसके केस में? आइसोटॉप के केस में। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जो है वो कभी भी सिंपल रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड नहीं बनाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की मदद से हम लोग एटम को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा बात हम लोग लास्ट क्लास में देखे हुए थे। इसके बाद हम तुम लोग को बताए थे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे के डिस्कवरी से हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किए थे। इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये था कि हम आप लोग को बताए थे कि मेन जो यहां पे याद रखना है वो क्या याद रखना है? स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर में। स्पेसिफिक चार्ज किसको कहते हैं? चार्ज और मास के बीच का जो रेशियो होता है उसी को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। और कैथोड रे का स्पेसिफिक चार्ज क्या डिस्चार्ज ट्यूब में लिए जाने वाले गैस पे डिपेंड करता था? नहीं करता था। ठीक है, उसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता था और हम लोग कैलकुलेट भी किए हुए थे। और स्पेसिफिक चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या था? Q बाई एम। फिर एनोड रे का डिस्कवरी से प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ था। एनोड रे और कैथोड रे का प्रॉपर्टी लगभग सेम था, कुछ कुछ यहाँ पे चेंज होता था। जैसे कैथोड रे में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड तुम अप्लाई करते थे तो वो किधर मूव करना शुरू करता था? तो वो मूव करता था पॉजिटिव प्लेट के तरफ। ठीक है, कैथोड रे किधर मूव करता था? पॉजिटिव के तरफ। वो इंडिकेट करता था कि कैथोड रे में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। एनोड रे किधर मूव करता है? नेगेटिव प्लेट के तरफ, और वो इंडिकेट कर रहा था कि वहां पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। फिर हम ये भी बताए थे कि एनोड रे का जो स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू है वो कैथोड रे के तुलना में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, एनोड रे का स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता था। यानी तुम जैसे गैस को बदलोगे एनोड रे का स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? अलग आ जाएगा। हम ये भी बताए थे कि एनोड रे के केस में यदि डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है तो उस केस में स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू सबसे क्या होगा? ज्यादा। तो ये इंडिकेट कर रहा था कि हाइड्रोजन गैस के केस में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमें मिल रहा है उसका वजन सबसे कम होगा और उसी को हम लोग प्रोटॉन नाम दे रहे थे। ठीक है, फिर हम लोग ये भी देखे थे कि जूलियस प्लकर का किया हुआ वाला एक्सपेरिमेंट और जो तुम्हारा गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो दोनों लगभग मिलता जुलता था। बस थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या था? थोड़ा बहुत डिफरेंस ये था बच्चा, ठीक है, कि जो गोल्डस्टीन वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें हम लोग क्या करते थे? तो उसमें हम लोग कैथोड के जगह में एक स्पेशल कैथोड लेते थे जिसमें छोटा छोटा क्या रहता था? होल रहता था। और उसको हम लोग क्या कहते थे? याद है? परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, परफोरेटेड कैथोड किसको कहा जाता है? कैथोड जिसमें छोटा छोटा होल होता है। इसी वजह से तो हम लोग एनोड रे का एक दूसरा नाम भी रखे थे ना। एनोड रे का एक दूसरा नाम क्या था? केनाल रे। बात क्लियर है? ठीक है, यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में देखे हुए थे। आज हम लोग को यहां से आगे बढ़ना है। बात क्लियर है? ठीक है, और एक छोटा सा क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, हम आपको ये बताए हैं कि जो एनोड रे का स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू जो होता है ना जी, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। अब देखो, तुम जैसे गैस को बदलोगे ना स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू भी बदल जाएगा। कैसे? ध्यान देना। अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे क्या बोल रहा है? देखो ध्यान से, बोल रहा है कि कैलकुलेट। क्या बोल रहा है? सुनो ध्यान से। ठीक है, बोला हुआ है कैलकुलेट, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रे।
हमको एनोड रे का स्पेसिफिक चार्ज निकालना है। व्हेन कौन सा गैस लिया गया है बाबू बता तो? ऑक्सीजन गैस। जब हम लोग ऑक्सीजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एनोड रे का स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखो एक्चुअली में होता क्या है, बात को समझो। जैसे अगर तुम डिस्चार्ज ट्यूब ऐसे लेते हो ना, ये मान लो डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब में यदि कोई भी गैस को, जैसे अगर हम ऑक्सीजन गैस को यहां पे लिए हैं, कौन सा गैस को लिए हैं? ऑक्सीजन गैस। तो इस पे अगर तुम लो प्रेशर अप्लाई करोगे, लो प्रेशर, ठीक है, और साथ ही साथ इस पे अगर हाई वोल्टेज अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें? हाई वोल्टेज, ठीक है, तो ये आयोनाइज करता है। ये क्या करता है? आयोनाइज। आयोनाइज कहने का मतलब है ऑक्सीजन जो है ये टूट जाता है किसमें? O प्लस और एक इलेक्ट्रॉन में। O प्लस और एक इलेक्ट्रॉन में ये क्या कर जाता है? टूट जाता है। बात समझे? ठीक है। अब यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कौन है बता तो? O प्लस, ठीक है, यही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और यही ना मूव करेगा जी एनोड से किधर? कैथोड के तरफ। तो एनोड रे में अब की बार कौन होगा? O प्लस होगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो अगर हमको एनोड रे का स्पेसिफिक चार्ज निकालना है तो स्पेसिफिक चार्ज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है Q बाई क्या करोगे? M। अरे अगर हम ऑक्सीजन गैस का स्पेसिफिक चार्ज निकाल रहे हैं तो चार्ज भी किसका रखेंगे? ऑक्सीजन गैस का, और मास भी किसका रखेंगे? ऑक्सीजन गैस का। अब इसके ऊपर में +1 चार्ज है और एक के पास में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 प्लस होता तो 2 को मल्टीप्लाई करते 1.6 से, बट यहाँ कितना प्लस है? 1। यानी साफ साफ पता चल रहा है कि सर जो चार्ज का वैल्यू होगा ना वो तो नहीं बदलेगा, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 और यहाँ पे क्या लिख लेंगे? कूलम। बट अगर हम मास का बात करें, किसका बात करें बच्चे? मास का, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास सेम होता है बाबू? नहीं होता है। हाइड्रोजन का मास अलग होगा और ऑक्सीजन का मास अलग होगा, हाँ या ना? चलो ठीक है, तो ऑक्सीजन का मास क्या होगा? अब तुम बताओ, ये जो चार्ज लिए हो तुम, ठीक है, वो कितना ऑक्सीजन एटम में लिए हो? एक ऑक्सीजन एटम में या 1 मोल ऑक्सीजन एटम में? एक ऑक्सीजन एटम में लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ कितना ऑक्सीजन एटम में लिया गया है? 1। अरे अगर हम चार्ज एक ऑक्सीजन एटम का रखे हैं जी, तो मास भी कितना ऑक्सीजन एटम का रखेंगे? एक ही का रखेंगे ना। और हमको पता है कि एक एटम का मास को एटॉमिक मास कहते हैं, अरे हाँ या ना? और बाबू एटॉमिक मास का यूनिट ग्राम में होता है क्या? कौन सा यूनिट में होता है? AMU या फिर U यूनिट में होता है। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका मास 16U लिखेंगे, अरे हाँ या ना? अब तुम कहोगे कि सर लास्ट क्लास में हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट किए थे और वहां पे आप हमको बताए थे कि इसका यूनिट होता है कूलम पर केजी। दैट मींस ये जो मास U यूनिट में है ना, इसको हमको किसी तरह से केजी में बदलना होगा, हाँ या ना? चलो अब तुम कहोगे कि सर केजी में तो नहीं बदलने आता है, बट आप हम लोगों को एक रिलेशन बताए हैं, यू और ग्राम के बीच में क्या होता है? यू और ग्राम के बीच में आप लोग को रिलेशन बताया गया है ना? और वो रिलेशन क्या था? तो आपको याद होगा कि 1 AMU जो होता है या फिर 1 U जो होता है, ये 1.6 इंटू 10 का पावर -24 और यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम। यही हो जाएगा ना? चलो तो ये हो जाएगा तुम्हारा ग्राम में। अब अगर तुमको ग्राम में वैल्यू पता है ना तो तुम केजी में इजीली निकाल सकते हो। कैसे? तुमको पता है कि 1 ग्राम में कितना केजी होता है? 10 का पावर -3 केजी, वही होगा ना जी? ठीक है, हमको पता है। देखो केजी को ग्राम में बदलने के लिए 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई यानी 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड यानी 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर हमको केजी में बात करना हो तो 1 AMU केजी में कितना हो जाएगा बच्चे? 1.6 इंटू 10 का पावर -27 केजी। अरे होगा या नहीं होगा? अब अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे AMU और केजी के बीच में हम लोगों को रिलेशन मिल गया। मिला या नहीं मिला? अब सुनो ध्यान से।
अब अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है सर, बता तो 16U। कितना है बताओ, 16U। ठीक है, अगर हम बात करें तो 16 को अगर हम केजी में कन्वर्ट करना चाहे तो हम क्या बोल सकते हैं, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 27 केजी। अरे होगा या नहीं होगा? चलो ठीक है, तो अब क्या हम स्पेसिफिक चार्ज निकाल सकते हैं सर? स्पेसिफिक चार्ज निकालने का फॉर्मूला Q बाई एम हो जाएगा। Q का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 होगा, और मास का वैल्यू 16 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 27 होगा कि नहीं होगा? ये और ये कटेगा कि नहीं कटेगा? ये कट करके 10 का पावर क्या बच जाएगा, माइनस 8। माइनस 8 तो यानी 1/16 इंटू 10 का पावर माइनस 8, ऊपर जाकर के 10 का पावर 8 होगा क्या? और यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, कूलम पर केजी। यानी एनोड रे का अगर आपको स्पेसिफिक चार्ज निकालना है तो तुम क्या सीखे, चार्ज तो नहीं बदलेगा, ठीक है, बट मास बदलेगा। ठीक है, और मास को कैसे केजी में लिखना पड़ता है, तो मास को केजी में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी एलिमेंट का एटॉमिक मास है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 27। अब मान लो इसके जगह में अगर नाइट्रोजन गैस दे देता तो कोई दिक्कत होता जी आप लोग को? ठीक है, हीलियम गैस दे देता तो कोई दिक्कत होता क्या? नहीं। तुम सिंपली क्या करोगे ना, चार्ज का वैल्यू तो सेम रखने वाले हो, चार्ज नहीं बदलने वाला है, बात समझे? ठीक है, सिर्फ कौन बदलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपका बदलेगा कौन, तो मास बदलेगा। और मास लिखने का सिंपल सा तरीका है, जो भी एटम दिया हुआ है ना उसका एटॉमिक मास को लिखना और उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 27, तो वो ऑटोमेटिकली किसमें बदल जाएगा, केजी में। जैसे अगर हीलियम का निकालते तो 4 को 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करते। नाइट्रोजन के केस में अगर हम बात करते, ठीक है, तो हम क्या करते, 14 को किससे मल्टीप्लाई करते, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 से। तो अगर कोई दूसरा गैस का स्पेसिफिक चार्ज निकालने बोलेगा तो क्या अब आगे निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, एक और कुछ बात यहां पे याद रखना है, स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू दो बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है बाबू, ये सबसे सवाल पूछा जाता है, जो अपना स्पेसिफिक चार्ज है वो निकालने का फॉर्मूला Q बाई क्या होता है सर, M। हम क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, चार्ज, और स्पेसिफिक चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास। इसका मतलब क्या होता है बताओ जरा, चार्ज अगर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक चार्ज भी क्या करेगा, बढ़ेगा। मास अगर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक चार्ज क्या करेगा, घटेगा। ये बात को ध्यान में रखना, मास जितना ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज उतना कम, ठीक है, और चार्ज जितना ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज उतना ही क्या होगा, ज्यादा। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत है इसमें? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले बाबू, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे बताओ, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था, क्या लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, पहले हम तुम लोग को पूरा प्रोसेस समझाते हैं, उसके बाद फिर ये सारा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तुमको समझ में आ जाएगा। देखो अभी तक तुम लोग जो रिएक्शन पढ़े हो ना, वो पढ़े हो केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़े हो, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना एटम को बैलेंस किया जाता है, मतलब केमिकल रिएक्शन में यह देखा जाता है कि जो एटम रिएक्टेंट के साइड है वही एटम क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट के साइड। ठीक है, और जितना एटम रिएक्टेंट के साइड होगा उतना ही एटम किधर होना चाहिए, प्रोडक्ट के साइड। अब एक नया रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है ना, कोई नया एटम बन जाता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में कोई नया एटम नहीं बनता है, वही एटम कंबाइन करके कोई नया कंपाउंड बनाता है, एटम सेम रहता है, ठीक है, बस कंपाउंड नया बनता है। बट न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, एटम ही बदल जाता है। ठीक है, एटम ही क्या करता है, बदल जाता है। अब जब केमिकल रिएक्शन था ना, तो हम लोग किसको बैलेंस करते थे, एटम को। किसको बैलेंस करते थे, एटम को। बट जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा ना, तब हम लोग बैलेंस करते हैं किसको, तो एटम को बैलेंस नहीं करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में बैलेंस किया जाता है हम लोगों का। ठीक है, हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में किसको बैलेंस करेंगे, तो ये बात याद रखिएगा
कि न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में हम लोग बैलेंस करते हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को। किसको बैलेंस किया जाता है? एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को। बोलो बात समझ में आया ना? ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब क्या होता था कि यहां पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक। क्या नाम था? जेम्स चैडविक। ये पतला सा बेरिलियम का सीट लेता था। ठीक है, पतला सा क्या लेता था? बेरिलियम का सीट। ये बेरिलियम सीट है, बेरिलियम का सीट। ठीक है, और इस बेरिलियम के सीट पे ये क्या करता था सर? तो इस बेरिलियम के सीट पे ये अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराता था। ये अल्फा पार्टिकल को क्या कराता था? बम्बार्ड कराता था। पतला सा बेरिलियम का सीट लिया, उसमें अल्फा पार्टिकल को टकरवाता था। बात क्लियर है? ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट सवाल ये होगा ना कि अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं? ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। अल्फा पार्टिकल हम लोग किसको कहते हैं? हीलियम एटम समझते हो जी? हीलियम एटम जानते हो ना? चलो, अगर हम हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने से एक प्लस चार्ज आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से कितना प्लस चार्ज आएगा? ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये He2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू। ठीक है, प्लस यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो जो He2 प्लस तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको He2 प्लस दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? अल्फा पार्टिकल। अब बात को समझो, यानी अल्फा पार्टिकल किसको कहा जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। किसको कहा जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। ये सवाल पूछा जाता है, अल्फा पार्टिकल किसे कहा जाता है? तो पॉजिटिव चार्ज He2 प्लस आयन को ही हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। अब देखो, कभी कभी ना तुमको अल्फा पार्टिकल का मास पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? मास। तो बाबू, अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम एटम है। अरे हाँ या ना? तो जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल होगा, ठीक है, वो हीलियम एटम होगा, तो हीलियम का जो मास होगा वही अल्फा पार्टिकल का मास होगा ना। तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। और अगर हम अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर का बात करें, किसका बात करें? एटॉमिक नंबर। तो जो अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर होगा वो हीलियम एटम के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। अब आप लोग बताओगे कि हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो यहाँ पे 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो ये मेरा हो जाएगा, यानी अल्फा पार्टिकल का जो एटॉमिक मास होता है वो 4 होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है सर? 2 होता है। बोलिए बात समझ में आया या नहीं आया? बहुत अच्छे। ठीक है, अब यहां पे क्या होता था? देखो, ये बेरिलियम का सीट लेता था और उसमें अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराता था। क्या कराता था? बम्बार्ड। ठीक है, ये बम्बार्ड का मतलब क्या होता है? बम्बार्ड का मतलब होता है टकरवाना। ठीक है, स्ट्राइक कराना को ही हम लोग बोलते हैं बम्बार्डिंग। स्ट्राइक कराना को ही हम लोग क्या कहते हैं? बम्बार्डिंग। बात समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराता था, यानी स्ट्राइक कराता था। ये बात भी अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन होता था। तो जब अल्फा पार्टिकल बेरिलियम के सीट पे टकराता था तो कौन सा रिएक्शन होता था? न्यूक्लियर रिएक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शन में एक नया एटम बनता था कार्बन का। एक नया एटम बनता था किसका? कार्बन का। और हम बताए हैं कि एटॉमिक रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में तो एटम को बैलेंस करते हैं, बट न्यूक्लियर रिएक्शन में 2 चीज को बैलेंस किया जाता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को सेम किया जाता है। ये बात क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट बात तुम सीखे? पहला बात ये सीखे कि अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं? तो He2 प्लस आयन को ही क्या कहा जाता है? अल्फा पार्टिकल। पॉइंट नंबर 1, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 4। और एटॉमिक नंबर का बात करोगे कितना होता है? 2। ठीक, नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में
जेम्स चैडविक जो था वो पतला सा बेरिलियम का सीट लेकर के उसके ऊपर में कौन सा पार्टिकल को स्ट्राइक कराता था, किसको टकराता था, अल्फा पार्टिकल। और यहां पे जो रिएक्शन होता था वो केमिकल रिएक्शन होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में नया कंपाउंड बनता है कि नया एटम बनता है, नया एटम बनता है। और न्यूक्लियर रिएक्शन में किसको बैलेंस करते हैं, एटम को या एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास को, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को। बात समझ आया ना, ठीक है। अब सारा बात को समझो। तो यहां पे क्या होता था, बात को समझिए। ये तुम्हारा क्या किया, जेम्स चैडविक जो था वो बेरिलियम का सीट लिया। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। और इसका एटॉमिक मास का बात करोगे कितना हो जाएगा, 9। अब इसके ऊपर में ये अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराता था। एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2, और मास कितना होगा, 4। यहां पे एक नया एटम बनता था जो कि कौन है, कार्बन। अब जितना उस समय तक हम लोग को बात पता था उस हिसाब से कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, और मास 12, यही होता है ना। अब तुम ध्यान दो, ठीक है बाबू, यहां पे इसका एटॉमिक नंबर 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और इसका एटॉमिक नंबर 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 4 और 2 6 होगा कि नहीं होगा, बैलेंस है कि नहीं है। बट 9 और 4 कितना होता है बताओ, और यहाँ पे कितना है, 1 यूनिट मास कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो, तब ये बोला कि देखो अगर हम बात करें तो यहां पे एटॉमिक नंबर तो बैलेंस है, एटॉमिक नंबर तो क्या है, बैलेंस है, बट एटॉमिक मास बैलेंस नहीं है। तो हो ना हो इस कार्बन एटम के अंदर में एक और पार्टिकल होना चाहिए जिसका चार्ज नहीं होगा, जिसका चार्ज नहीं होगा बट उसका मास 1 यूनिट होगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो उसी चार्जलेस पार्टिकल को वो एन नाम से, न्यूट्रॉन नाम से रिप्रेजेंट करता था। इसका चार्ज क्या होगा, 0, मगर मास कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट, ठीक है। और इसी को ये न्यूट्रॉन नाम देता था, इसी को ये क्या नाम देता था, न्यूट्रॉन नाम। तो इस प्रकार से न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। बात क्लियर है, ठीक है। अब जितना बात आपको हम समझाए ना पूरा, वही सारा बात यहां पे लिखा हुआ है। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आप लोग, ठीक है। In 1932, Chadwick was bombarding a thin sheet of क्या, बेरिलियम, with कौन सा पार्टिकल बाबू, अल्फा पार्टिकल, और यहां पे ये वाला रिएक्शन हो जाता था। बात समझ आया, ठीक है। आगे अगर बात करें तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, and he found that a new particle which is electrically neutral but having mass slightly greater than proton, ठीक है, and he named this particle as क्या, न्यूट्रॉन, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट के दरमियान उसको ये दिखाई देता है कि कार्बन एटम के अंदर में एक नया पार्टिकल है जिसका वजन प्रोटॉन से थोड़ा सा क्या होता है, अधिक होता है, बट उसका चार्ज नहीं होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। बात समझ आया, ठीक है। तो ये था तुम्हारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब एक इंटरेस्टिंग सा सवाल, बाबू ये भी एक पार्टिकल ही है ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू क्या होगा, सोचिए। स्पेसिफिक चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है क्या, तो बताओ स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू 0 होता है क्योंकि उसका चार्ज क्या होता है, 0 होता है, नहीं होता है। बात समझ आया ना, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट, ठीक है, यहां से हमको ये पता चल गया कि एटम के अंदर में 3 पार्टिकल होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। और इन पार्टिकल को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल के नाम से। बात क्लियर है, ठीक है। अब इन फंडामेंटल पार्टिकल के अलावा एटम के अंदर में कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मीजोन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया। तो ये सब जो पार्टिकल है ना, इनको नॉन फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। नॉन फंडामेंटल पार्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जरूरी नहीं है
कि ये सारा एटम में होगा, जरूरी नहीं है कि ये सारा एटम में होगा। अब यही सारा बात यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है चलिए पढ़ते हैं। तो हम बोल रहे हैं सो अ एटम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्टिकल, इसी वजह से एटम के अंदर में 3 मेन पार्टिकल होता है। कौन कौन सा होता है सर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इन सब को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं सर? फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है, दीज फंडामेंटल पार्टिकल आर प्रेजेंट इन ऑल एटम, सारा एटम में होता है एक्सेप्ट वन। ये हम लोग चैप्टर 1 में भी देखे थे। कौन सा एटम? हाइड्रोजन, विच हैज इलेक्ट्रॉन एंड क्या? प्रोटॉन। बट कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता है? न्यूट्रॉन। इन सब फंडामेंटल पार्टिकल के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दीज फंडामेंटल पार्टिकल, सम नॉन फंडामेंटल पार्टिकल आर प्रेजेंट। ठीक है, कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल भी होता है, जैसे कि न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मीजोन, पॉजिट्रॉन एटसेट्रा आर ऑल्सो क्या? प्रेजेंट। बाबू कभी सवाल नहीं पूछा जाता, बट याद रखना ये सब कुछ कुछ नाम है, जैसे न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, मीजोन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, तो ये सब तुम्हारा कुछ कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। बात क्लियर है ना? ठीक है, बोलो किसी को यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो बोलो एटम के अंदर में 3 मेन पार्टिकल होता है जिसको हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। वो 3 मेन पार्टिकल कौन कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बहुत अच्छे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे अगर हम बात करें सर, तो क्या ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल सब एटम के अंदर में होता है? नहीं होता है। कौन एटम के अंदर में तीनों फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर में कौन कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कौन नहीं होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके अलावा कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। उनका नाम क्या क्या है बताओ? न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मीजोन, पॉजिट्रॉन एटसेट्रा। बोलो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? ये एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोग देखे थे फंडामेंटल पार्टिकल वाला, यानी हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन खत्म हो गया। बात क्लियर है? ठीक है, अब जो साइंटिस्ट होते हैं ना बाबू, या फिर जो भी लोग होते हैं, वो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। जैसे पता चला कि एटम के अंदर में 3 पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब हम लोग सोचने लगे कि भैया ये 3 पार्टिकल एटम के अंदर में कैसे अरेंज होता है। ठीक है, कल तक हम लोग सोच रहे थे कि कौन सा पार्टिकल होता है, पता लगने के बाद अब हम ये सोचने लगे अच्छा ठीक है, एटम के अंदर में 3 पार्टिकल तो होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बट ये तीनों पार्टिकल एटम के अंदर में कैसे अरेंज्ड है? वो इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, प्रोटॉन कहां पे होगा, न्यूट्रॉन कहां पे होगा? अब होड़ इस पे लग गया कि कौन पहले ढूंढ करके बताता है कि एटम के अंदर में ये तीनों पार्टिकल कैसे अरेंज्ड है। यानी अब हम लोग ये सोचने लगे कि एटम के अंदर में ये फंडामेंटल पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, और कोई भी ऐसा मॉडल जो हम लोगों को अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इनसाइड द एटम बताए, उस वैसे मॉडल को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मॉडल। वैसे मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक मॉडल। मतलब अब हम लोग का शुरुआत होगा एक नया टॉपिक का, जिसका नाम है एटॉमिक मॉडल। जिसका नाम क्या है सर? एटॉमिक मॉडल। चलो अब अगर हम एटॉमिक मॉडल का बात करें, किसका बात करें? एटॉमिक मॉडल। तो चलिए हम एटॉमिक मॉडल का बात करते हैं। अब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बाद, कॉपी नहीं देखोगे, ठीक है, जो आपका कॉपी में लिखा हुआ है सब इधर लिखा हुआ है, कॉपी बंद करो और सब कोई सीधे केवल स्मार्ट बोर्ड की तरफ देखोगे। ठीक है, और आंसर करना। ठीक है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, साइंटिस्ट थिंक अबाउट, साइंटिस्ट सोचने लगे अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल इनसाइड द एटम एंड द मॉडल डीलिंग विथ दीज अरेंजमेंट एंड द मॉडल डीलिंग विथ दीज अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इनसाइड द एटम इज नोन एज, क्या बोलते हैं सर इसको? एटॉमिक मॉडल। अब इतना डेफिनेशन याद नहीं रखना है, ठीक है, आपको कभी नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज एटॉमिक मॉडल, एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा, आपको बस समझना है यहाँ पे एटॉमिक मॉडल किसको कहते हैं। हमको पता चल गया सर
कि एटम के अंदर में 3 पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब लोग सोचने लगे कि ये एटम के अंदर में कैसे सजाया हुआ है, कैसे अरेंज्ड है, और जो भी मॉडल अरेंजमेंट के बारे में बताता है उन्हीं मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं सर, एटॉमिक मॉडल। अब सुनिए ध्यान से बाबू, टोटल आप लोगों को क्लास 11 में 4 एटॉमिक मॉडल पढ़ना है। कितना एटॉमिक मॉडल पढ़ना है? 4। और वो 4 एटॉमिक मॉडल कौन कौन सा है, एक बार साथ साथ रिपीट करेंगे। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, और लास्ट है तुम्हारा वेब मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, तो ये 4 एटॉमिक मॉडल पढ़ना है। 4 में से 3 एटॉमिक मॉडल आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़े हुए होते हो। ठीक है, थॉमसन आप पढ़े हुए थोड़ा बहुत, रदरफोर्ड भी आप थोड़ा बहुत पढ़े हुए हो, और बोर्स एटॉमिक मॉडल भी आप पढ़े हुए हो। आपके लिए एक नया एटॉमिक मॉडल यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है वेब मैकेनिकल मॉडल। ये एक साइंटिस्ट दिए थे जिनका नाम था इरविन स्क्रोडिंगर। क्या नाम था? इरविन स्क्रोडिंगर। बात समझ आया ना? ठीक है, चलो अब यही बात देखो इधर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग एटॉमिक मॉडल का बात करें सर, किसका बात करें? एटॉमिक मॉडल। तो टोटल 4 एटॉमिक मॉडल अपने को पढ़ना है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, और क्या है? वेब मैकेनिकल मॉडल। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक है क्या? चलो तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपना पहला एटॉमिक मॉडल। और अपना पहला एटॉमिक मॉडल कौन सा है बताओ? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब देखो थॉमसन जो था ना, ठीक है, वो कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया। ठीक है, वो बोला देखो एटम जो है ना एक पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म स्फीयर है। इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म स्फीयर, एक एक लाइन को समझो। स्फीयर, फुटबॉल देखे हो ना, उसी को बोलते हैं स्फीयर। उसी को क्या बोलते हैं? स्फीयर। पॉजिटिव चार्ज यानी उस स्फीयर में पूरा में कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ऐसा नहीं होगा कि इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इधर पॉजिटिव चार्ज कम। यानी ये बोला कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है। बात क्लियर है? स्फीयर है। बात समझे? ठीक है, और उसके बीच में कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। कहीं कहीं पे क्या प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ताकि एटम का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है बाबू? एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, यानी एटम के ऊपर में शुरुआत में कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज तब आता है जब वो बॉन्ड बनाने के लिए जाता है। बात समझे ना? ठीक है, यानी एटम जो होता है वो न्यूट्रल रहना पसंद करता है, और न्यूट्रल रहने के लिए प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए। तो बोला देखो एटम में पूरा में पॉजिटिव चार्ज होगा और कहीं कहीं पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ताकि एटम क्या रहे? न्यूट्रल रहे। बात समझे? ठीक है, अब अगर हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल ड्रॉ करें, थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम का मॉडल ड्रॉ करें, तो इस प्रकार से एक पॉजिटिव स्फीयर होगा, और इस पूरे स्फीयर में कौन सा चार्ज हो जाएगा सर बताइए? पॉजिटिव चार्ज। तो पूरा स्फीयर में चलिए हम आप लोग को दिखा देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। पूरा स्फीयर में हम आप लोग को दिखा रहे हैं कौन सा चार्ज है सर? पॉजिटिव चार्ज। तो चलो हम पॉजिटिव चार्ज को दिखा दिए बच्चे। ठीक है, ये मेरा हो गया पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये और ये क्या बोला था सर? बीच बीच में कहीं कहीं पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और बीच में कहीं कहीं पे हम क्या दिखा देते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से कहीं कहीं पे क्या दिखाएंगे? इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है सर बताइए? एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना। एटम को इलेक्ट्रिकली क्या रखना? न्यूट्रल रखना। ये अपना एटॉमिक मॉडल को समझाने के लिए ना तरबूज का सहारा लिया था। तरबूज मतलब वाटरमेलन। ठीक है, वो क्या बोला कि तरबूज को अगर हम काटे तो कैसा दिखता है? पूरा लाल लाल दिखता है, और बीच में कहीं कहीं पे सीड रहता है ना। तो बोला कि लाल लाल जैसा पार्ट होता है ना, वैसे ही पूरा में इलेक्ट्रॉन होगा, और सॉरी प्रोटॉन होगा, और सीड के जैसा क्या प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। यानी ये अपना एटॉमिक मॉडल को समझाने के लिए वाटरमेलन का सहारा लिया था। इसीलिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल को एक और नाम से बुलाया जाता है। क्या नाम बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन
मॉडल, तो इसको वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी बुलाते हैं। पॉइंट नंबर 1। आगे सुनिए, ठीक है बाबू, एक और खाना होता है प्लम पुडिंग कहते हैं, उसमें किशमिश वगैरह डाला जाता है, ठीक है, तो सूजी टाइप का कुछ रहता है, ठीक है, और उसमें बीच बीच में किशमिश, तो बोला सूजी के जैसा तुम्हारा प्रोटॉन होगा और किशमिश के जैसा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो बेसिकली वो प्लम पुडिंग मॉडल मतलब एक खाना होता है, ठीक है, उसमें प्लम वगैरह भी डालते हैं, एक फ्रूट होता है, तो वो ना उसको भी यूज करके अपना एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया था। इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल। क्या है तुम्हारा, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। तो इसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से बुलाते हैं या वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी बुलाते हैं। बात समझ आया, ठीक है। अब देखो आगे चल करके ना थॉमसन एटॉमिक मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। डिस्कार्ड करने का रीजन क्या था? पहला रीजन तो यह था कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। जिनका नाम क्या था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट किए थे जिसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आया था और जिस प्रकार से थॉमसन एटम का मॉडल को बता रहे थे वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करता था, ठीक है। इसी वजह से थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे। देखो आगे चल करके अभी हम लोग देखेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आ रहा था वो थॉमसन के बताए गए मॉडल से एकदम विपरीत था, अलग था। बात क्लियर है ना, ठीक है। तो वो अलग आ रहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं थॉमसन जिस प्रकार से एटम का मॉडल हमें बता रहा है वो सही नहीं है। बात समझ आया ना, ठीक है। अब जो बात हम आपको समझाए हैं उसी बात को यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू थॉमसन, ठीक है, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म स्फीयर। एटम एक पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म क्या है? स्फीयर, ठीक है, विच इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड बिटवीन, ठीक है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जहां पे इलेक्ट्रॉन बीच बीच में, ठीक है, बिखरा हुआ रहता है ताकि एटम इलेक्ट्रिकली क्या रहे? न्यूट्रल रहे। इसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी क्या करते हैं? बुलाते हैं। अब यहाँ पे ना इस चैप्टर में ये वर्ड बहुत बार यूज होगा, ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मतलब इसमें क्या क्या खामी थी, क्या क्या कमी थी, इसी को ड्रॉबैक कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? ड्रॉबैक। बाबू अगर हम ड्रॉबैक का बात करें ना तो ये रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, ये इसका मेजर ड्रॉबैक था। बात समझ आया, ठीक है। अब बात रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का हो ही रहा है तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल का चर्चा करते हैं जिसका नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। क्या थॉमसन एटॉमिक मॉडल में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगा? अब रटने के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है, आपको समझना है और उस हिसाब से याद रखना है। क्या बोला कि थॉमसन बोला एटम एक पॉजिटिव चार्ज गोला है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसके बीच बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, ताकि एटम इलेक्ट्रिकली क्या रहे? न्यूट्रल। बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका दो और नाम था, एक नाम वाटरमेलन मॉडल और दूसरा नाम प्लम पुडिंग मॉडल। बात समझे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट हम आप लोग को क्या बोले कि इसका एटॉमिक मॉडल को हम लोग डिस्कार्ड कर दिए क्योंकि रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया था और इसका जो एटॉमिक मॉडल था वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते थे। बात क्लियर है ना, ठीक है। अब चलो हम लोग चर्चा करते हैं एक नया एटॉमिक मॉडल सर जिसका नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बाबू देख रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का और भी नाम है। क्या क्या नाम है सुनो। इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल क्यों बोलते हैं ना, आगे तुमको सारा बात समझ में आ जाएगा। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक ये बोला जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा इसका नाम और क्या हो सकता है? इसको हम लोग रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर बताइए? रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट,
बोलो, बात समझ में आया? चलो आगे अगर हम बात करें, ठीक है, इसको एक और नाम से बुलाते हैं, इसको रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल। न्यूक्लियस मॉडल। अरे कोई दिक्कत है? तो मॉडल एक, नाम अनेक। बात समझे? ठीक है, क्या क्या नाम है इसका जी? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब अल्फा पार्टिकल बोलने से तुमको कुछ अलग अलग नहीं ना फील हो रहा है? अल्फा पार्टिकल मतलब हम किसका बात कर रहे हैं? हीलियम न्यूक्लियाई, He2+ का बात किया जा रहा है। बात समझे? ठीक है भाई, सवाल पूछा जाता है इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज वगैरह भी कराएंगे, जो कि नोट्स में आप लोग ऐड कर लेना लास्ट में। बात समझे? ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसका नेक्स्ट नाम क्या है? रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल। ये सारा बात क्लियर है अच्छे से? चलो अब हम लोग देखते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या किया गया। बाबू ये ना थॉमसन के जैसा सूत उठ करके एटॉमिक मॉडल नहीं दे दिया था कि आए और हम बोल दिए कि एक पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म स्फीयर होता है और ठीक है हम अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज कर दिए सबके सामने में। ठीक है, ये पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। पहले ये क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे ये अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। अब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था? ठीक है, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल का यूज हुआ था, इसीलिए यहां पे बोला है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी अल्फा पार्टिकल को बिखराता था, इसीलिए स्कैटरिंग। अपने एक्सपेरिमेंट में वो गोल्ड फॉइल का यूज किया था। ठीक है, गोल्ड का फॉइल का मतलब होता है पतला सा सीट, जैसे अल्युमिनियम फॉइल बोलते हैं ना, उसी प्रकार से गोल्ड का फॉइल को यूज किया था, इसीलिए बोले थे रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। आगे न्यूक्लियस मॉडल क्यों कहते हैं, इस पे अभी सस्पेंस रहने दीजिए, जब एक्सपेरिमेंट पूरा बता देंगे तो इस बात से भी पर्दा उठ जाएगा कि इसको न्यूक्लियस मॉडल क्यों कहा जाता है। बात समझ आया? ठीक है, चलो अब हम लोग चर्चा करते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप का। इसका क्या बात करते हैं? एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया था? एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, तो ये क्या करता था? इस प्रकार से एक सेमी सर्कुलर मूवेबल स्क्रीन लेता था। ठीक है, इस प्रकार से सेमी सर्कुलर, देखो सर्कल जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बट सर्कल का आधा है, आधा को ही बोलते हैं सेमी, आधा को ही क्या कहते हैं? सेमी। तो ये क्या है तुम्हारा? सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, सर्कुलर मूवेबल स्क्रीन। ये है सेमी सर्कुलर मूवेबल स्क्रीन। अब आगे सुनिए, इस सेमी सर्कुलर मूवेबल स्क्रीन में वो एक कोटिंग करता था बच्चा। ये एक क्या करता था? कोटिंग करता था, और ये कोटिंग था ZNS का। ये कोटिंग किसका था? ZNS का। ZNS कोटिंग था। क्या था सर? ZNS कोटिंग। बात समझे? ठीक है, अब आगे सुनिए। अब अगर हम बात करें तो यहां पे ZNS कोटिंग करता था, इसके आगे में सामने में एक पतला सा गोल्ड फॉइल को रखता था। अब देखो तुम कहोगे ना कि सर गोल्ड को ही क्यों यूज किया गया? क्योंकि गोल्ड जो है ना वो हाईएस्ट मैलिएबल एलिमेंट। मैलिएबल कहने का मतलब है कि उसको पतला से पतला सीट में बदला जा सकता है। सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी, ठीक है, का जो टेंडेंसी होता है वो किसका होता है? गोल्ड का। इसको बहुत पतला हम लोग बिना तोड़े, ठीक है, पीट सकते हैं, इसी वजह से हम लोग गोल्ड फॉइल को यूज किए थे। बात समझ आया? ठीक है, तो ये जो है ये पतला सा गोल्ड फॉइल है। ये पतला सा क्या है बताओ? गोल्ड फॉइल। ठीक है, थिन सीट ऑफ गोल्ड, थिन सीट ऑफ गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल, ये पतला सा गोल्ड का फॉइल है। ये जो पतला सा गोल्ड फॉइल था ना, इसको ये आधा भाग को कवर स्लिट से ढक देता था, यानी आधा भाग को, ये आधा पार्ट को क्या करता था? ढक दिया था। ठीक है, मतलब इधर से कुछ आर पार नहीं हो सकता, ऐसा बना दिया था। ठीक है, इस तरह से ये आधा पार्ट को क्या कर दिया था? कवर कर दिया था, ढक दिया था। ठीक है, और इसको नाम देता था वो कवर स्लिट। क्या नाम रखता था ये? कवर स्लिट। तो यानी कवर स्लिट से इसको ढक दिया था। इसके आगे ये इस प्रकार से एक चैम्बर बनाता था। इस प्रकार से एक क्या बनाता था? चैम्बर। ठीक है, ये एक चैम्बर बनाया।
चैम्बर मतलब कोई भी रखने का जगह, ठीक है। और इस चैम्बर में ये क्या करता था, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखता था। किसको रखता था? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखता था। अब सवाल यह है ना कि इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मकसद क्या होता है? इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का काम होता है अल्फा पार्टिकल इमिट करना। क्या इमिट करना? अल्फा पार्टिकल। अब ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है बहुत सारा अल्फा पार्टिकल इमिट करना शुरू करेगा। यहां से अल्फा पार्टिकल निकला, ठीक है, ऐसे, और इससे टकराएगा, तो बहुत सारा अल्फा पार्टिकल यहां से निकल रहा है और इससे टकरा रहा है गोल्ड फॉइल से। बात समझे? ठीक है। अब ये क्या देखता है ना कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है ना वो गोल्ड फॉइल से टकरा करके सीधा निकल जा रहा है। गोल्ड फॉइल से टकराया और क्या कर रहा है तुम्हारा? सीधा निकल जा रहा है। टकराया, सीधा निकल गया, टकराया, सीधा निकल गया। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल यही हो रहा है, टकरा करके सीधा निकल जा रहा है इस तरह से। मैक्सिमम लगभग 99% अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद क्या कर रहा है? सीधा निकल जा रहा है। बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है वो गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद थोड़ा बहुत एंगल से डेविएट कर जा रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत एंगल से क्या कर रहा है? डेविएट कर रहा है। यानी मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकरा करके कोई डेविएशन नहीं हुआ, सीधा निकल गया। मतलब अगर तुम 100 अल्फा पार्टिकल टकराए ना तो उसमें 99 अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधा निकल जाएगा। कुछ 1% अल्फा पार्टिकल जो है वो थोड़ा बहुत एंगल से क्या करेगा? डेविएट करेगा। और बहुत 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 कम अल्फा पार्टिकल, क्यों ऐसा बोले? 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो क्या होता था कि जहां से टकराया, मतलब गोल्ड फॉइल से टकराया और उसी पाथ में वापस आ गया, मतलब पीछे लौट जाता था। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था और ये इसका ऑब्जर्वेशन था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या था? सेमी सर्कुलर मूवेबल स्क्रीन, उसके ऊपर में जेडएनएस कोटिंग, आगे पतला सा गोल्ड का फॉइल, उसको आधा पार्ट को कवर स्लिट से ढक दिया, ठीक है, और आगे में एक क्या बनाया? चैम्बर। चैम्बर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अल्फा पार्टिकल इमिट किया। अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद मैक्सिमम क्या निकला? सीधे। मैक्सिमम क्या निकल गया? सीधे। बात समझे ना? ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़ा बहुत एंगल से क्या किया? डेविएट, ठीक है। बहुत कम अल्फा पार्टिकल जिस रास्ता में गया उसी रास्ता में पीछे आ गया। बात क्लियर है? ठीक है। अब तुम एकदम सोचना, ठीक है, ये था ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग इस पे कंक्लूजन देखते हैं। जैसे तुम लोग अपना दोस्त को देखते हो ना कि जैसे मान लो कि कोई बैठ करके रो रही है, ठीक है, तो तुम उसको ऑब्जर्व किए, उसके बाद 4 को मिल करके कंक्लूजन लेते हो ना। हो सकता है उसका मम्मी पापा उसको दूध हाथ मार दिए होंगे, इसी वजह से रो रहे हैं, ठीक है, या फिर उसको घर का याद आ रहा होगा, तो हम लोग अलग अलग कंक्लूजन पे बात करते हैं ना जी। उसी तरह से अब हम तुम लोग को ऑब्जर्वेशन बता दिए कि देखो गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहा है। बात क्लियर है? ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल पीछे लौट रहा है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? ठीक है, इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, चलो हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। अब एक बात बताओ जी, अगर एक रूम पूरा भरा हुआ है, जैसे यहां पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां से हम 5 बच्चा को बैठा खड़ा करें, ठीक है, और बोले बाबू तुम लोग सीधे जाओ, तो क्या सीधे जा पाएंगी? काहे नहीं जा पाएंगी? क्योंकि रूम भरा हुआ है, ठीक है। अगर रूम को पूरा खाली कर दे तो सीधे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? ठीक है। इसका मतलब हम क्या बोल देंगे कि अगर यदि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहा है, यानी एटम का अधिकांश भाग क्या होगा? खाली होगा। एटम का अधिकांश भाग क्या होगा? खाली होगा। अब तुम सोचो, अब क्या हो रहा है ना कि बीच में जो अल्फा पार्टिकल जा रहा था वही थोड़ा बहुत एंगल से डेविएट कर रहा था। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि हो ना हो एटम के अंदर में कोई ऑब्जेक्ट होगा, बीच में कोई ऑब्जेक्ट होगा, और जब भी अल्फा पार्टिकल उसके करीब से गुजरता है तो उसको रिपल्सन फील होता है और वो अपना रास्ता बदल देता है। अब रिपल्सन कब होता है? रिपल्सन तब होता है जब लाइक चार्जेस होते हैं, क्योंकि दो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। करते या नहीं करते हैं? मतलब हो ना हो जो बीच में जो पार्टिकल होगा, ठीक है, बीच में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके पास कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। उसके पास कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। बात समझ आया ना? ठीक है। अब देखो,
जब भी उस पॉजिटिव चार्ज डेंस ऑब्जेक्ट के करीब से अल्फा पार्टिकल जाता होगा तो थोड़ा बहुत रिपल्शन फील करता होगा और वो अपना रास्ता को बदल देता होगा। ठीक है, जैसे बीच में मान लो हम बेंच रख दिए तो क्या होगा, उसको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बात क्लियर है? ठीक है, अब सोचो अगर हम बात करें तो जो अल्फा पार्टिकल ठीक एकदम उस पॉजिटिव चार्ज डेंस ऑब्जेक्ट के सामने जा रहा होगा ऐसे, बात क्लियर है? ठीक है, उसको तो मैक्सिमम रिपल्सन फील होगा और वो उसी रास्ते में क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। देखो कंडीशन क्या है, ये बीच में तुम्हारा ये पॉजिटिव चार्ज डेंस ऑब्जेक्ट है, पूरा एटम है, खाली है, एकदम आराम से ऐसे ऐसे करके निकल गया। जैसे इसके करीब आया रिपल्सन फील हुआ, अपना रास्ता बदल दिया। ठीक है, इसके करीब आया रास्ता बदल लिया, और जो इसके ठीक सामने से जा रहा है वो उसी रास्ता से क्या आ जा रहा है, पीछे आ जा रहा है। ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज डेंस ऑब्जेक्ट को रदरफोर्ड न्यूक्लियस नाम देता था। क्या नाम देता था? रदरफोर्ड न्यूक्लियस नाम देता था, यानी रदरफोर्ड न्यूक्लियस के नाम से बुलाता था। अब देखो एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है, ये पहली बार कौन सा एटॉमिक मॉडल से पता चला था? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से। इसी वजह से हम लोग इसको किस नाम से बुलाते हैं? रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल। बात समझ आया? ठीक है, तो ये था इसका कंक्लूजन, मतलब अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये सारा कंक्लूजन दिया। ये सारा क्या दिया? कंक्लूजन। बात क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं, कंक्लूजन का भी हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे इसका एटॉमिक मॉडल का। अब बात करेंगे इसका क्या का? एटॉमिक मॉडल। अब सुनो इसका एटॉमिक मॉडल क्या बोला कि देखो भाई मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एटम का दो भाग होना चाहिए, एक जो बीच में है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर पार्ट, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर पार्ट। और एक, ठीक है, होगा इलेक्ट्रॉन होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा, उसको कहेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग बोला गया कि एटम का दो भाग होगा, न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। न्यूक्लियर पार्ट में होगा प्रोटॉन। देखो जिस टाइम पे ये अपना एटॉमिक मॉडल दे रहा था ना, उस टाइम पे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ ही नहीं था, इसीलिए न्यूट्रॉन का जिक्र ये नहीं कर रहे हम लोग अभी। ठीक है, तो वो बोला न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन होगा और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होगा इलेक्ट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा? घूमेगा। बात समझ आया ना? ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब जो बात हम आपको समझाए ना वही सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ होगा। बात समझे ना? ठीक है, चलो अब तुम थोड़ा सा जग जाओ, तभी से सो रहे हो ना आप? अरे आप ही को बोल रहे हैं, गधी। नहीं सो रहे थे? इतना झूठ नहीं बोलना होता है। चलो आगे देखो। अब देखिए ध्यान से, यहां पे क्या बोला गया है, देखिए रदरफोर्ड बोम्बार्डेड अ थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल विथ कौन सा पार्टिकल बाबू? अल्फा पार्टिकल, एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या क्या ऑब्जर्व किया? देखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अराउंड 99% passes straight through the gold foil without any क्या? डेविएशन। ठीक है, बहुत कम अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएट्स थ्रू स्मॉल एंगल। ठीक है, और नेक्स्ट बहुत 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 कम अल्फा पार्टिकल, वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, दैट इज 1 इन कितना हजार? 20,000, रिटर्न्स बैक टू द सेम पाथ, उसी रास्ते में वापस आ जाता है, एंड सफर्स एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ 180 डिग्री, यानी जिस रास्ता में गया उसी रास्ता में वापस आ रहा है, तो कितना एंगल से वो डेविएट कर रहा है? 180 डिग्री। ये था इसका ऑब्जर्वेशन। अब देखो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ना ये एक मॉडल भी ड्रॉ किया। देखो इस तरह से बोला कि हो ना हो एटम ऐसे होगा। ठीक है, ये तुम्हारा एटम हो गया, बीच में तुम्हारा ऐसे एक पॉजिटिवली चार्ज डेंस ऑब्जेक्ट होगा, और जब भी एटम देखो जब भी अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहा है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट निकल जा रहा है, इसके करीब से जा रहा है तो थोड़ा बहुत एंगल से क्या कर रहा है? डेविएट कर रहा है। ठीक है, और जो अल्फा पार्टिकल इसके नजदीक से जाएगा वो उसी रास्ते से क्या आ जाएगा? पीछे। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन था, और यही कंक्लूजन देखो यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम कंक्लूजन का बात करें तो कंक्लूजन में क्या बोला गया? सिंस, ठीक है, क्या बोल रहा है? देखो सिंस मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक है, वी कैन से दैट, हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी कैन से दैट मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज वैकेंट, एटम का अधिकांश भाग क्या होगा? खाली होगा। ठीक है, नेक्स्ट देयर मस्ट बी अ पॉजिटिवली चार्ज डेंस ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ, ठीक है, एट द सेंटर
एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है, एंड द अल्फा पार्टिकल गोइंग क्लोज टू दैट पॉजिटिवली चार्ज डेंस ऑब्जेक्ट फील्स रिपल्सन। ये बोला कि अगर कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़ा बहुत एंगल से डेविएट कर रहे हैं, मतलब सेंटर पे बीचों बीच पे एक पॉजिटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट होगा, और यदि अल्फा पार्टिकल उसके नजदीक से गुजरता तो उसको थोड़ा बहुत क्या फील होगा, रिपल्सन, ठीक है, थोड़ा बहुत क्या फील होगा, रिपल्सन, एंड गेट्स डेविएटेड फ्रॉम द पाथ, एंड the alpha particle going straight to this object feel maximum repulsion and returns back to the क्या, same path, ठीक है। रदरफोर्ड नेम दिस पॉजिटिवली चार्ज डेंस ऑब्जेक्ट एज क्या, न्यूक्लियस, ठीक है, और नोट करके क्या लिखे हैं, न्यूक्लियस इन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये सवाल पूछा जाता है, एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है, ये पहली बार कौन सा एटॉमिक मॉडल से पता चला था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बात समझे, ठीक है। अब आगे सुनिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग एटॉमिक मॉडल का बात करें, इसके अकॉर्डिंग क्या का बात करें, एटॉमिक मॉडल, तो अकॉर्डिंग टू हिम एटम कंसिस्ट ऑफ कितना पार्ट, 2 पार्ट, एक को बोलते हैं न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट में क्या होगा सर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, भले न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था बट हम लोग लिख देते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियर पार्ट के चारों तरफ क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, यानी देखो एटम ऐसा दिखेगा, ये हो गया न्यूक्लियर पार्ट, और इसके चारों तरफ क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताओ, घूमेगा। ये जो तुमको सर्कल यहां पे बीच में दिख रहा है ना, इसी को ये क्या नाम देता था बताओ, न्यूक्लियर पार्ट, क्या नाम देता था, न्यूक्लियर पार्ट, और इसको ये क्या नाम देता था सर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। बात समझ आया ना, ठीक है। तो ये है सारा कहानी एटॉमिक मॉडल का, बात समझे, ठीक है। अब आगे सुनिए, अगर हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का बात करें ना, तो इसको भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं किए हैं, बट यहां से बहुत सारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया था, और जितना भी आपको अभी हम 4-5 रिजल्ट बताने वाले हैं ना, मान लेना हर रिजल्ट से प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया है। देखो क्या क्या रिजल्ट है, बात को समझिए, ठीक है। अगर हम रिजल्ट का बात करें, किसका बात करें, रिजल्ट, तो ये ना किसी भी एटम का रेडियस क्या होगा उसके बारे में बताया था। ये बोला था कि रेडियस ऑफ द एटम जो होगा, रेडियस ऑफ द क्या, एटम, तो रेडियस ऑफ द एटम जो होगा वो 10 का पावर -10 मीटर के ऑर्डर में होगा, 10 का पावर -10 मीटर के क्या में होगा, ऑर्डर में, या फिर इसी को बोलेंगे 10 का पावर -8 सेंटीमीटर। बात क्लियर है, ठीक है। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम का रेडियस कितना था, 10 का पावर -10 मीटर या 10 का पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी बताया था, रेडियस ऑफ क्या बताया था, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस का जो रेडियस था वो 10 का पावर -15 मीटर के ऑर्डर में होगा, या फिर सेंटीमीटर में 10 का पावर -13 सेंटीमीटर में होगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब एक बात बताओ जी, चाहे तुम बात करो एटम का, चाहे बात करो न्यूक्लियस, दोनों स्फेरिकल शेप का होता है, और किसी भी स्फेयर का अगर तुमको रेडियस पता है तो तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम। तो यहां से हम वॉल्यूम ऑफ एटम भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्या निकाल सकते हैं, एटम। तो वॉल्यूम ऑफ एटम था 4/3 पाई आर क्यूब, क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम बात करें तो 4/3 पाई और आर क्यूब, तो एटम का रेडियस था 10 का पावर -10 का होल क्यूब, होगा या नहीं होगा, यानी 4/3 पाई इंटू 10 का पावर -30, और यूनिट यहां पे क्या लिख लोगे बताओ, मीटर क्यूब, क्योंकि ये मीटर में था ना। इसी तरह से ये हम लोग को क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, क्या बताया था जी, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का बात करें तो ये भी तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। अब रखो 4/3 पाई आर क्यूब यानी 10 का पावर -15 का क्यूब, तो यहां से कितना आ जाएगा बताओ, 4/3 पाई इंटू 10 का पावर -45, और यूनिट क्या लिख लोगे बताओ, मीटर क्यूब। अब एक बात सुनो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करोगे तो ये हम लोगों को बताया था वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो एटम और न्यूक्लियस के बीच का जो वॉल्यूम है उसका रेशियो बताया था, और क्या बताया था, तो देखो रेशियो कितना आता है,
तो 4/3 पाई इंटू 10 का पावर -30, यही है ना जी। और यहाँ पे न्यूक्लियस के लिए 4/3 पाई इंटू 10 का पावर -45, यही है ना। अब सुनो ध्यान से, ये और ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कटेगा, 10 का पावर -15 बचेगा कि नहीं बचेगा, 10 का पावर -15 ऊपर जाकर के 10 का पावर +15 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम एटम का वॉल्यूम और न्यूक्लियस के वॉल्यूम के बीच का रेशियो ले तो रेशियो कितना आता है, 10 का पावर 15। यहां से तुम एक और बात अंदाजा लगा सकते हो कि एटम का और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यानी वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के बीच में कितना डिफरेंस होता है। देखो ध्यान से, जो एटम का वॉल्यूम होता है ना, वो 10 का पावर 15 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है। कहने का मतलब क्या है, समझो। अगर हम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस में 10 का पावर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के हमको एटम का वॉल्यूम मिलेगा। अंदाजा लगाना चाहोगे कि दोनों का वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है। जैसे अगर तुम फुटबॉल ग्राउंड का बात करो, बड़ा सा स्टेडियम का बात करो, ठीक है, तो स्टेडियम का साइज अगर एटम होता, बात क्लियर है ना, ठीक है, तो उसके बीच में एक फुटबॉल रख दो तो वो होता साइज न्यूक्लियस का। बाबू 10 का पावर 15 कहने का मतलब 1 और 15 को 0, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वो होता है वॉल्यूम ऑफ एटम। या फिर अगर तुम बात कर दो तो इस क्लासरूम को अगर आप एटम मानते हो ना, तो बीच में एक सरसों का दाना रख दो, वो न्यूक्लियस का साइज होगा। तो इतना ज्यादा डिफरेंस होता है। यहां पे आपको हम जितना भी रिजल्ट बताए हैं ना, वो सारा बात आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। हर पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। बोलिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का एक्सपेरिमेंटल सेटअप में किसी को कोई दिक्कत है। ठीक है, हम वापस से आते हैं यहां पे, अगर होगा तो बताओगे तुम लोग, ठीक है, बोलो। अगर हम बात करें तो कहां गया मेरा रदरफोर्ड, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, ठीक है। अब बताओ, ये वाला स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। यहां पे हम बताए थे कि रदरफोर्ड थिन शीट ऑफ गोल्ड के ऊपर में अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया, ऑब्जर्वेशन में दिखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल जा रहा है, कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़ा बहुत एंगल से डेविएट कर रहा है, और 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री का डेविएशन शो कर रहा है, मतलब जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस आ जा रहा है, ठीक है। आगे ये था तुम्हारा कंक्लूजन। कंक्लूजन वाला लाइन में किसी को कोई दिक्कत है क्या। यहां सबसे इंपॉर्टेंट ये है जी, ठीक है, कि पहली बार एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है, ये कहां से पता चला था, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से। इस बात को ध्यान में रखना, इसी वजह से इसको रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल कहते हैं। आगे, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, इसका 2 पार्ट होता है, ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या रिजल्ट में, ये सारा याद रख लेना और ये वैल्यू सबको याद रखोगे। बोलो, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, तो इसके आगे अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में। बात समझ आया, ठीक है, तो चलो, थैंक यू।